आज की जो हमारा जो टॉपिक है, जो मुख्य विषय है, वो संथाल परगना कानून है 1949 का, जिसे हम एसपीटी 1949 संबोधित करते हैं। तो इसमें जो कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं और इसका दर्जा जो है वो CNT 1908 की तरह है, जो कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत है। और वर्तमान में इसकी स्थिति है कि यह हमारे भारतीय संविधान के जो 9वीं अनुसूची अर्थात जो 66वां संशोधन 1990 में किया गया कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला गया है और इसे न्यायिक रूप से इस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, यद्यपि कि संसद इस पर कानून बना सकती है। तो इसके कुछ धाराओं को छोड़कर जो है इसे 9वीं अनुसूची में डाला गया है और यहाँ से इसका विनियमन किया जा रहा है। तो इसके जो प्रमुख धारा है, इसकी पृष्ठभूमि है, इसकी संकल्पना है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न आने की बारंबारता है वो धाराओं से भी बहुत अधिक है, इसकी संकल्पना से बहुत अधिक है। तो ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें और बहुत सी चीज़ों को तो हमें ऐसे सरसरी निगाह से रटना भी पड़ सकता है, चूँकि वो धारा से रियली हैं, लेकिन उससे पूरी चर्चा हम अभी इस लेक्चर में हम नहीं करेंगे। तो जो प्रमुख उसकी धाराएं हैं और प्रमुख उसकी संकल्पना है उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो सिलसिलेवार है उसे आप बेयर एक्ट की तरह किताबों में पढ़ सकते हैं। उस पर बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो एसपीटी 1949 के कानून से जुड़ी हुई हैं और उसके प्रमुख संशोधन हैं जो कि 2016 में किए गए हैं। तो संथाल परगना जो ज़िला है वो 1855 में ज़िला बना और इसी वर्ष जो है वो नॉन रेगुलेशन बना, अर्थात वहाँ निषिद्ध क्षेत्र से बनाया गया कि बाहरी लोग यहाँ ज़मीन नहीं ले सकते हैं, ना ही संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। इसके पीछे कई सारे संकल्पनाएं हैं कि अंग्रेज़ जो 1855 में यहाँ संताल विद्रोह हुआ उससे समझौता करना चाहते थे। दूसरा यह है कि जो भारत में राष्ट्रीय धारा चल रही थी आंदोलन की, चूँकि ठीक 1857 क्रांति से ठीक पहले 1855 में संथाल विद्रोह हुआ, जिसे कार्ल मार्क्स ने जन क्रांति भी कहा और यूरोप के कई अखबार में इसे जो है बृहत विद्रोह का दर्जा दिया गया। इस संदर्भ में इसे हूल विद्रोह भी कहा गया है। तो ऐसे में घबरा कर वो समझौतावादी दृष्टिकोण दिखाए और इन्हें लोगों को आंदोलन शांत करने के लिए मान्यता भी थी। तीसरा था कि वो बड़ी चालाकी से जो है इन क्षेत्रों को पृथक प्रशासनिक क्षेत्र में परिवर्तित कर इनके संसाधनों का उपयोग करना चाहते थे। तो ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। तो जो पूर्व में यह क्षेत्र है जिसमें कि हम पाएंगे कि जो पहाड़िया आंदोलन जो शुरू हो रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो संथाल परगना क्षेत्र में संथालों से पूर्व पहाड़िया जनजाति थी, जो माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़ियाँ हैं, जो अभी आदिम हैं। और इसी संदर्भ में जो है पहाड़िया आंदोलन भी हुआ। हम पाएंगे उसकी जो पहली लंबी श्रृंखला है 1770 से लेकर 80 तक है। ठीक उसके बाद जो तिलका मांझी का विद्रोह 1783-84 में हमें देखने को मिलता है। तो मूल रूप से ये जो क्षेत्र है भागलपुर का, फिर वीरभूम का, जो बंगाल का जो क्षेत्र है, उसके बाद संथाल परगना, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, ये सब जो क्षेत्र हैं, जो राजमहल, तो इन सब क्षेत्रों को मिलाकर जो है एक प्रशासनिक क्षेत्र का संगठन किया गया। इससे पहले जब तुर्क और मुग़ल आते थे, मुख्यतः मुग़ल ने राजमहल को अपनी राजधानी बनाई, तो ये जो बड़ा दुर्गम क्षेत्र था और दुर्गमता होने के कारण 1805 में इसे जंगल महल भी कहा गया। तो अर्थात इतने दुर्गम थे कि यहाँ शासन करना बहुत मुश्किल था। तो प्रत्यक्ष तौर पर मुग़ल भी यहाँ शासन नहीं कर पाए, तुर्क भी नहीं कर पाए और इनको एक किला के रूप में, एक मार्ग के रूप में, यानी बंगाल जाने का रास्ता के रूप में राजमहल को राजधानी बनाई राजा मानसिंह ने। और ये किला अब भी वहाँ मौजूद है, मानसिंह का जो किला है। उसके बाद यहाँ देखने को मिलता है कि जो जंगल महल कानून, जैसे मैंने चर्चा की, ठीक उससे पहले जो है रामगढ़ हिल ट्रैक लाया उन्होंने, क्योंकि जो कि 1772-73 में आया, जो कि एक प्रशासनिक क्षेत्र विवरण था, जिससे कि वो लगान उन्होंने यहाँ बलपूर्वक लिया। और ठीक इसके बाद जो 1793 में हम देखने को मिलता है कि जो स्थायी बंदोबस्त है, जो ज़मींदारी प्रथा है,
वो भारत में लागू हुई। तो मूलतया जो है कि 1764 में जो बक्सर के युद्ध के बाद जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद जो है भू संबंध जो है इन क्षेत्रों में परिवर्तित हुए। जो गया, चतरा, फिर रामगढ़, फिर रांची, इन क्षेत्रों में जो है मुख्यालय बनाया गया। इस संदर्भ में रामगढ़ हिल ट्रैक में इसकी स्थापना हुई। तो जो पहाड़ी क्षेत्र थे, जो पहाड़ के जो ऊपरी भाग में रहते थे, वो पहाड़िया जनजाति थी, बाद में विलुप्त हो गई। और जो नीचे तराई में रहते थे वो संथाल थे। तो मूल रूप से वहाँ पहाड़िया जनजाति थी। बाद में हमें देखने को मिलता है कि 1824 में जो दामिनी को, तो इससे पहले मेरे एक वीडियो में वहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है कि 1832-33 में या 33-34 में ऐसे दामिनी को लिखा हुआ, जो कि उसको गलत माने। वो 1824 है। वो 1824 में जो दामिनी कोह बना, अर्थात जो जंगल का जो क्षेत्र है, इसका जो वास्तविक अर्थ है, फारसी शब्द है दामिनी कोह का, जो जंगल क्षेत्र है, वो उसको लागू किया गया 1824 में। और इसके अंतर्गत जो भागलपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और जो संथाल परगना के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनको जोड़कर ये बातें की गई। अगर उससे मैप में हम देखें तो बहुत सटीक से हम समझ सकते हैं। यही कारण है कि जो तिलका माझी विद्रोह वो भागलपुर क्षेत्र में, जो बिहार के वर्तमान में जो क्षेत्र है, वहाँ बहुत भीषण रूप इसने धारण किया था। और जो भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर थे, आयुक्त थे यूल, उन्होंने बाद के दिनों में जो यूल रूल लाया 1856 का, जिससे संथाल पुलिस अधिनियम भी हम कहते हैं, जो बलपूर्वक पुलिस थानों की स्थापना की और इन क्षेत्रों में जो है लगान जो है बलपूर्वक लिया, लोगों पर शोषण तीव्र किया। तो उसके लिए एक सेना का भी निर्माण किया, जो कि पुलिस सेना थी। तो ये जो जंगल महल था, जो मैंने बात की कि 1772-73 में पहले रामगढ़ हिल ट्रैक, फिर 1805 में जंगल महल, फिर 1824 में दामिनी को, फिर 1833 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और फिर जो 1855 में जो संथाल परगना जिला और नॉन रेगुलेशन क्षेत्र। तो इसी जो है दौर में जो इसका जो विकास हम देख रहे हैं, जो एसपीटी एक्ट का, वो इसको इतिहास से जोड़ा जाना चाहिए। और उसमें हमें समझने में भी आसानी होगी कि किस तरह जो है ये स्थानीय जनजाति का जो है प्रमुख मांग थी, और जिसे अंग्रेज़ों ने पूरा किया, या तो इसमें उनकी चालाकी भी थी या उनमें समझौतावादी दृष्टिकोण था। तो ये हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 1872 में जो पहला जो रैयती एसपीटी पर जो है वो कानून विकसित हुआ। 1935 में जो इस पर गैंजर्स ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी, और इसके तहत जो है बहुत से अध्याय बनाया और धाराएं बनाई। और 1937 में इस पर जो है भू अर्जन संथाल कानून भी आया। और हम पाएंगे कि इसके अंतर्गत जो इस एसपीटी में जो कानून थे वो इन क्षेत्रों में लागू होते हैं। जैसे मैंने बात की कि यहाँ की मूल जो पहाड़ियाँ थी, जनजाति थी, इनकी भी चर्चा जो है इस एसपीटी कानून में की गई है, क्योंकि इनका भी संघर्ष संथालों से होता था, क्योंकि दोनों जनजाति थी। पहाड़िया वर्तमान में जो है वो आदिम जनजाति की श्रेणी में है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो संथालों ने जो पहाड़ियों को रिप्लेस किया तो इन क्षेत्रों में, तो संथालों में चूँकि जब संथाली यहाँ सताए गए तो वो भाग गए बंगाल की ओर, उड़ीसा की तरफ। तो वहाँ उन्होंने ईसाई धर्म को भी ग्रहण किया, वैष्णव और शैव मत को भी ग्रहण किया। तो इस संदर्भ में उनमें जो है एक प्रकार से पुनर्जागरण जल्दी आया और इसका फ़ायदा उन्हें मिला। और बाद के दिनों में वो इस क्षेत्र में जो है अपनी पराकाष्ठा को उन्होंने आंदोलन के रूप में जन्म दिया। अभी भी हम जो देखें कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है शिबू सोरेन, उनका नाम भी शिवचरण माझी है। अर्थात जो शिवचरण माझी, इसमें वो शैव मत दिखता है, और उनके रहन सहन में, उनकी वेशभूषा में, उनके खान पान में, उनकी संस्कृति में काफ़ी जो शैव मत का जो है प्रभाव
हमें देखने को मिलता है। यद्यपि जो आदिवासी संस्कृति है वो सनातन से जुड़ी है, जो प्रकृति पूजक है उससे जुड़ी हुई है, जिसे हम सरना कहते हैं। लेकिन बहुत सी जनजातियों में जो सांस्कृतिक प्रभाव है और विचारधारा का जो आदान प्रदान है वो हमें देखने को मिलता है। इस संदर्भ में जो भागलपुर है, फिर जैसे मैंने चर्चा की वीरभूम है, मानभूम है, इन क्षेत्रों में भी जो इसके अलावा जो महत्व हैं वो भी जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और अब हम पाएंगे कि अंग्रेज़ों ने जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसका बुरी तरह दमन भी किया, और बाद के दिनों में जो 1855 विनियम जो 37 है, ठीक जो CNT का जो विनियम जो 8 था, जैसे मैंने 13 जो बात की, ये उसी तरह का कानून है जो बाद के दिनों में पारित किया गया और नॉन रेगुलेशन क्षेत्र के रूप में यह सामने आया। और फिर जो है अंततः जो 1935 में गेंजर्स कमेटी बनी, और गेंजर्स कमेटी ने 1872 संथाल परगना बंदोबस्ती का अध्ययन किया। फिर 1886 में संथाल लगान विनियमन का अध्ययन किया। 1905 में जो मैकफरसन रिपोर्ट थी, जो प्रथम SPT पर जो रिपोर्ट थी 1905 की मैकफरसन रिपोर्ट थी, उसका भी अध्ययन किया। जो यहाँ फ्यूडियल जो स्ट्रक्चर थे, जो सामंती विचारधाराएँ थी, संरचनाएँ थी, उसका भी अध्ययन किया, जो कि बहुत बुरी तरह यहाँ की संथाल जनजाति इससे ग्रसित थी। साहूकार इनका फ़ायदा उठा रहे थे। तो गेंजर्स कमेटी ने 1935 में सभी बातों का अध्ययन किया और अंततः वो SPT 1949 के रूप में सामने आया। और हाल के दिनों में जैसा मैंने बताया कि 2016 में भी संशोधन किए गए इसमें, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो संथाल का जो परगना का जो मेन क्षेत्र है उसे उस समय नरी खंड भी कहा जाता था, कागजोल भी कहा जाता था। हुएन सांग ने अपनी पुस्तक में काई किंग चिंगला भी कहा। तो इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। तो किसी भी कानून को समझने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि कुल 9 अध्याय है और 72 धाराएँ हैं। तो जो इसका धारा जो अध्याय 1 है, जो 1 है, उसमें संक्षिप्त इसका जो नाम है, जैसे मैंने चर्चा की, संथाल परगना जो भूधारण अधिनियम 1949 SPT एक्ट है, इसके संदर्भ में वो संथाल परगना में लागू है, जिनमें दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा है। जो धारा 1 इसके बारे में चर्चा करता है, जो 6 जिला है। और इसके बाद जो वर्तमान में संथाल परगना कमिश्नरी है, जो से पूरे इस क्षेत्र में जो है इसके बारे में चर्चा की जाती है। इसकी परिभाषाओं में जो धारा 4 है उसके अंतर्गत जो कृषि वर्ष है, जहाँ बांग्ला साल, जो बंगाल के जो साल है, वर्ष है, जो वैशाख से होने वाले प्रारंभ, और जहाँ फसली साल प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष, या राज्य सरकार भूस्वामी अर्थात वहाँ अप्रैल से दिन से प्रारंभ होने वाला कृषि वर्ष। तो ये कृषि वर्ष को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत जो खास ग्राम है उससे परिभाषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत बाद के दिनों में कुछ संशोधन भी किए गए, जो कि संथाल सिविल रूल्स के रूप में 1955 में सामने आए। फिर अध्याय 2 जो है उसके अंतर्गत धारा 5 से 11 जो ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में इसमें चर्चा की गई है। जो किसी खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन देने पर जो निश्चित ग्राम की जमाबंदी रैयत होती है, उसकी सहमति से जो 2/3 सहमति है, जो वहाँ के लोग, जो धारा 5 में वर्णित है कि जो वहाँ के 2/3 जो रैयत है वो एक ग्राम प्रधान को चुन सकेंगे, जो DC जो उपायुक्त है इसे नोटिफाइड करेगा। तो इस संदर्भ में जो मूल यहाँ बातें यहाँ की गई हैं। उसके बाद जो अध्याय 3 है, वहाँ 12 से 26 के बीच जो निवासी जमाबंदी रैयत है, जैसे वैसे रैयत जो गांव में हों और जिनका पारिवारिक आवास उस गांव में हो, तो इसके बारे में जो है मूल जो है इसमें चर्चा की गई है। फिर इसमें हम पाएंगे कि जो धारा बाद के दिनों में इसमें जो कुछ संशोधन हुआ, जो कि हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि
जो इसमें मूलभूत जो कानून है, जो कि एसएआर कानून है, जो कि शेड्यूल एरिया रेगुलेशन से जुड़े हुए हैं, 1969 से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर अगर कोई भी गैर जनजाति वर्ग का आदमी उससे अगर ज़मीन को छीनता है तो क्या होता है। तो यहाँ उनके कंपनसेशन की भी बात की गई है। जैसे 2016 में बात की गई थी, इसे पूरी तरह हटा दिया जाए या फिर से दखल देहानी हो। तो इधर 2019 में ये भी बात की जा रही थी कि जो इसमें कुछ कानून है इस प्रकार से जो 2016 में परिवर्तित हुए उन्हें बदला जाए, उन्हें जो पूर्ववर्ती किया जाए जो पहले से थे। तो इसके अंतर्गत जो एसएआर कानून है, अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम है 1969, उसे महत्वपूर्ण रूप से इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो धारा 27 से 42 के बीच जो बंजर भूमि एवं खाली जोत की बंदोबस्ती है, तो इसके अंतर्गत धाराओं को हम ऐसे क्रमवार नहीं करेंगे, क्योंकि जो सही टेक्निक है उससे आप उसको पढ़ें लेकिन समझें। तो जो मूलभूत है, जो प्रमुख है, उसकी चर्चा हम करते जा रहे हैं। तो जो बंजर भूमि है और खाली जोत है, इस संबंध में जो जाहिर स्थान है या शमशान कब्रिस्तान हो, तो उसे उपायुक्त जो है वो उसके लिए, उसके प्रयोजन के लिए ऐसा घोषित कर सकता है सामुदायिक रूप से, उसको यह अधिकार है। तो वहाँ लोगों की भी जो है भागीदारी जरूरी है। तो हमें यहाँ गौर करने की बात है कि जो आरंभ में जो माझी परगना व्यवस्था थी, जो मानकी मुंडा विल्किंसन रूल के समान थी, तो उसे भी मान्यता दी अंग्रेजों ने, और उसके अंतर्गत जो है उन्हें भी पुलिस अधिकार दिए। जैसे मैंने पहले बात की कि 1856 में यूल्स रूल आया, तो उसमें जो संथाल परगना पुलिस कानून यही था कि उन्हें भी कुछ पुलिस अधिकार दिए गए, जो कि माझी परगना सिस्टम को यह दिखाता है। तो उस संदर्भ में जैसे मैंने चर्चा की कि जो धारा 34 है, जहाँ जाहिर स्थान, शमशान कब्रिस्तान, तो गांव की बंजर भूमि को उपायुक्त इसे बंदोबस्ती कर सकता है, और यदि इस पर कोई विवाद उत्पन्न हो तो वहाँ स्थानीय ग्राम प्रधान की मदद से उस पर जो है वो उसे विशेष प्रकार के निर्देश को, आम सहमति को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद जो है इसके अंतर्गत जो लगान व्यवस्था है, जो धारा 43 से 52 के बीच में की गई है कि लगान का स्वरूप किस प्रकार है, प्रकृति किस प्रकार की है, या किस रूप में वो दिया जाएगा, या उसके फेल होने पर क्या होगा। तो इसके बारे में जो संपूर्ण टेक्निकल बातें हैं वो दी गई हैं। जो इससे भूगत बंधक के रूप में भी जो है जो उसकी प्रकृति है वो किस प्रकार होगी, या जो स्थावर शर्त है वो किस प्रकार का होगा, तो इसकी विवेचना जो इस धारा में की गई। जैसा मैंने बताया कि धारा 53, जो धारा 53 है वो बहुत प्रमुख है, क्योंकि जब 1990 में जब 66 में संशोधन किया गया तो इसे अलग रखा गया, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है जो आधारभूत संरचना से जुड़े जो भवन निर्माण है, जो शैक्षणिक विकास से जुड़ी चीज़ें हैं, जो सामुदायिक रूप से सिंचाई के प्रयोजन से या कृषि से, उससे जो बातें हैं, उससे भूमि को, प्रकृति को बदलने की, तो थोड़ा इन बातों को उपायुक्त के निर्देश पर छोड़ा गया है, क्योंकि वो आम सहमति से लोगों को इस पर जो है विचार विमर्श कर इस प्रकार का प्रयोजन कर सकते हैं, जहाँ पर लोग जो है इस प्रकार जो है एक आम समिति बनाए ताकि वो पूरे देश के हित में हो। उसके बाद जो धारा 54 से 63 है वो न्यायिक प्रक्रिया है, जहाँ पर बेदखली का चर्चा की गई है, वादों का चर्चा है, फिर उसके बाद जो है अपील की चर्चा है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफरेबल अपील है, जो केस नीचे से पूरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े जाएंगे, उसकी भी चर्चा की गई है। तो इसकी जो मूल प्रकृति है कि उसे पूरे कानून को न्यायिक आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक दूसरे के जो आदिवासी के हित है उसको मूल अधिकार के तहत जो है वो न्यायालय संरक्षण देती है। इसके बाद जो इसका जो प्रमुख विषय है वो विविध प्रावधान है, जिसके अंतर्गत धारा 67 के अंतर्गत दंड है, जिसमें कि हाल के दिनों में भी जो है वो संशोधन किए गए हैं। फिर धारा 70 में बकायों की वसूली है, इसके बारे में जो है चर्चा की गई है। तो हाल के दिनों में जो 2016 में जो संशोधन हुए, जो कि CNT और SPT दोनों में किए गए, जैसा मैंने चर्चा की कि जो ज़मीन की जो प्रकृति है, जैसे जो धारा SPT एक्ट की धारा 13 है
कि ज़मीन की प्रकृति बदलने का अधिकार जो पहले नहीं था वो अभी है, अर्थात जो गैर कृषि कार्य में भी इसका जो है लीज दिया जा सकेगा 5 वर्ष के लिए। ये ज़मीन मालिक को अधिकार दिया गया है, जो कि 2016 के संशोधन में लाया गया है। तो पुनः इसे ख़त्म करने की भी बात की जा रही है, लेकिन ये अभी तक जो कागजी तौर पर नहीं आया है। तो धारा इसका जो 13 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जो है इसके अंतर्गत बातें आ रही कि जो आधारभूत संरचना के लिए जो चीज़ें दी जाएंगी, जैसे जो सामुदायिक भवन हो या स्कूल हो या नहर हो या रेल परियोजना हो, इसके लिए ज़मीन जो है सरकार मुआवजा के तहत ले सकेगी। तो इसके लिए जो विशेष अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम जो SAR 1969 बनाया गया, तो उसके तहत जो है उचित मुआवजा दिया जाएगा और 70 से 80% की लोगों के बीच सहमति बनाई जाएगी। और इसमें जो विशेष स्थानों की जो बाध्यता है उसे भी जो शुरू में बहाल था उससे समाप्त किया गया था, लेकिन पुनः उसे जो है अभी आने वाले समय में मैं इसकी स्पेशल जो है इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि अद्यतन इस पर चेंजेस किए जा रहे हैं और क्या होने चाहिए जो तर्कसंगत हो, तो इसको समझे जाने की आवश्यकता है। तो इसके जो मूल जो भाग हैं इसमें इसे हमें समझना है कि जो परिवर्तन है वर्तमान में वो इस रूप में है कि वहाँ इसे बहुत ही अभी भी सशक्त बनाया गया है, बहुत आसानी से लोग इसे खरीद नहीं सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि अनुसूचित जनजाति के लोग ही अनुसूचित जनजाति का शोषण करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो बहुत सी वादों की जो चर्चा है वो ऐसे न्यायिक रिकॉर्ड में वो किए गए हैं और बहुत से मामले चल रहे हैं, और इसके संरक्षण के लिए जो है विशेष पदाधिकारी की भी जो है उन्हें भी रखा जाता है, और इसके लिए जो हायरार्की बनाई गई है ताकि लोगों को ज़मीन संबंधी न्याय मिले, वो भी बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन इसके जो मूल उद्देश्य हैं कि SPT 1949 में जो लोगों की जो पुश्तैनी अपनी ज़मीन है उसको संरक्षित रखना है और बाहरी लोगों को निश्चित करना है, तो वो ऐसे हम इसे आंशिक ही सफल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं कि जहाँ जो चाहे CNT में हो या SPT में हो वो ज़मीन हड़पी जा रही है। लेकिन इसे हम अन्य कानून द्वारा बाद के दिनों में संशोधन द्वारा और भी तर्कसंगत बना सकते हैं, ताकि जो वास्तविक जो भूस्वामी है इसके वो इसके मूल भावना से अलग ना होकर इसका बाद के दिनों में आर्थिक उपयोग करे और आर्थिक से संसाधन प्राप्त करें।